हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट पेपर की 10वीं यूनिट पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, 10वीं यूनिट में आयोग के बारे में दिया हुआ है और उन्हीं के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो जिस संघ लोक सेवा आयोग की अपन बात कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है और इसका हेड ऑफिस या इसका हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो इस संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आपको जानना है कि ये कौन सी जो वैकेंसीज आती है उनकी भर्ती करता है, इसके बाद में किस क्लास के ऑफिसर्स की भर्ती करता है, कितने एग्जाम में अपन देखते हैं जैसे कितने प्रकार के एग्जाम में कंडक्ट कराता है, ये सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें। तो आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो ऑफिसर्स बनते हैं, उन सभी की भर्ती, उन सभी को रिक्रूट हमारा संघ लोक सेवा आयोग ही करता है। तो ये एक भर्ती एजेंसी है, एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण है फ्रेंड, और इसकी स्थापना हमारे भारत में अंग्रेजों के शासन काल में हुई थी। ठीक है, और जिस लोक सेवा आयोगों की ये भर्ती करता है, उस लोक सेवा आयोगों के लोक सेवाओं के बारे में आपको जानना जरूरी होगा। तो जिस संघ लोक सेवा आयोग की अपन बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो संघ लोक सेवा आयोग ये केंद्र के स्तर पर कार्य करता है, मतलब सेंट्रल लेवल पर ये आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स की भर्ती करता है, और राज्यों के स्तर पर राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं। ठीक है, तो राज्यों के लोक सेवा आयोग जैसे मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग ये राज्य सिविल सेवा की भर्ती करता है। ऐसे छत्तीसगढ़ का लोक सेवा आयोग ये छत्तीसगढ़ की राज्य सिविल सेवा की भर्ती करेगा, और ऐसे ही हमारा जो संघ लोक सेवा आयोग होता है ये अपनी सिविल सर्विसेज सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज होती है, ठीक है, पोस्ट होती है, उनकी भर्ती करता है ये। ठीक है फ्रेंड, अब संघ लोक सेवा आयोग को पढ़ने से पहले आपको यह जानना होगा कि जो लोक सेवाएं होती है, जो सिविल सर्विसेज होती है, इनकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है फ्रेंड, तो संघ लोक सेवा आयोग ये इन लोक सेवाओं की, इन सिविल सर्विसेज की भर्ती करता है, और इन लोक सेवाओं की शुरुआत कब से हुई, तो इसका इतिहास मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जिन लोक सेवाओं की हम लोग बात करते हैं, जैसे आज आईएएस ऑफिसर्स हैं, और राज्यों के स्तर पर जैसे डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, या फिर जो एसडीएम होते हैं, डीएसपी होते हैं, एसडीओपी होते हैं, ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारियों के पद की स्थापना अभी कोई नई शुरुआत नहीं है फ्रेंड, ये बहुत पुरानी बात है। हमारे भारत में ये जो लोक सेवाओं की अपन बात करते हैं, जिन लोक सेवाओं के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, जिसकी तैयारी आप करते हैं, ये कोई नई पोस्ट नहीं है, ये तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, बस समय समय के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहा। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि सबसे पहले प्राचीन काल की हम लोग बात करते हैं। तो हमारे भारत में जो प्राचीन काल था, तो प्राचीन काल में भी ये लोक सेवाएं किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। ठीक है, और जो प्राचीन काल था हमारा, प्राचीन काल में अपन देखते हैं कि हमारे भारत के प्रशासन को, इसको चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारी लोग काम करते थे, और इनके बारे में हमें जानकारी अर्थशास्त्र और इसके बाद में महाकाव्य और कुछ स्मृतियाँ होती हैं, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि महाकाव्यों में जैसे रामायण है, और इसके अलावा और भी जो अन्य महाकाव्य होते हैं, इन महाकाव्यों में हमको प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय में, प्राचीन काल में शासन किस तरह से किया जाता था। फिर इसके बाद में जो अर्थशास्त्र की अपन बात कर रहे हैं, तो अर्थशास्त्र ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया फ्रेंड, इसको याद रखना। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, इसमें नाम भले इसका अर्थशास्त्र है, परंतु इसमें राजनीति पर आधारित सभी वर्णन इसने किया है कौटिल्य ने। ठीक है, तो इसमें राजनीति का वर्णन है कि राजा को शासन कैसे करना चाहिए, ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा था कि सरकारी कर्मचारी की परीक्षा किस प्रकार से लेनी चाहिए, उसका वेतन, उसका स्तर, और इसके बाद में अन्य जो सेवी वर्ग होते हैं या जो अन्य ऑफिसर्स होते हैं, जो अन्य अधिकारी होते हैं, उनके बारे में भी इसने स्पष्ट उल्लेख किया था। किसने? कौटिल्य ने। किस में लिखा था? अर्थशास्त्र में। आ रहा समझे फ्रेंड, जिस अधिकारी की आज हम बात कर रहे हैं, जिस आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स की हम लोग बात करते हैं, ये ऑफिसर्स, ये अधिकारी पहले भी थे, लेकिन उस समय थोड़े अलग रूप में थे। जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तन हुआ, तो इनकी स्थिति में, इनके वेतन में, ठीक है, इनके पद में, सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता चला गया फ्रेंड। ठीक है, तो ये तो थी बात किसकी? प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल में भी हमें ये पदाधिकारी किसी न किसी रूप में मिलते हैं। इसके बाद फिर जैसे अपन देखते हैं कि हमारे भारत में जो मौर्य काल था, तो मौर्य काल में भी हमें किसी न किसी रूप में ये पदाधिकारी हमें देखने को मिलते हैं। आ रहा समझ में? जैसे आपने सुना होगा कि जैसे उधर
जो खजाना होता है उसका एक अलग अधिकारी होता था। इसके बाद में फिर जैसे जो जगह जगह जाकर टैक्स वसूल करता था, राजस्व वसूल करता था, वह अधिकारी एक अलग होता था। फिर इसके बाद गुप्तचर हुआ करते थे जो जगह जगह जाकर घूम घूम कर परिस्थितियों का जायजा लेते थे। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के अधिकारी उस समय भी काम कर रहे थे। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है मुगल काल। तो जो मुगल काल था, तो मुगल काल में भी हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल में पदाधिकारी थे, उन पदाधिकारियों के प्रभार में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो मुगल काल की जब हम बात करते हैं तो मुगल काल में भी जो हमारे प्रशासनिक विषय थे, तो प्रशासनिक विषयों में भी लोक सेवाओं का गठन किया गया था। अब जैसे आज हम लोग कलेक्टर कहते हैं, एसपी कहते हैं, बस ऐसे एसपी और कलेक्टर उस जमाने में नहीं कहते थे, लेकिन किसी न किसी रूप में तो अधिकारी उस समय भी काम कर रहे थे, उस समय भी प्रशासन होता था। फिर इसके बाद में हमारे भारत में जो मुगल कालीन भारतीय प्रशासन था, तो ये हमारे भारत में जो प्राचीन भारतीय परंपरा थी, उस प्राचीन भारतीय परंपरा से और अरब परंपरा से ये मुगल काल का शासन प्रभावित था। तो हमारे भारत में प्राचीन काल में जो प्रशासन चल रहा था, उसी के आधार पर ये मुगल काल के शासकों ने प्रशासनिक व्यवस्थाएं की थी। फिर इसके बाद में जहाँ पर जिस मुगल काल की अपन बात कर रहे हैं, तो जो मुगल काल के जो मुगल शासक थे, इन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर का गठन नहीं किया था। जैसे आज हम देखते हैं कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, इनको कैडर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कैडर शब्द आया है फ्रेंड, इस कैडर का हिंदी में अर्थ होता है संवर्ग। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ होता है संवर्ग। और ये संवर्ग का मतलब क्या होता है कि जैसे आज हम देखते हैं कि जिसका भी यूपीएससी से सिलेक्शन होता है, ठीक है, जैसे कोई कलेक्टर के पद पर पदस्थ होता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है, कोई आईएफएस ऑफिसर बनता है, तो इसके बाद फिर और भी भारतीय नमक सेवा है, भारतीय रेल सेवा होती है, भारतीय डाक सेवा होती है, भारतीय अग्नि सेवा होती है और तमाम प्रकार की सेवाएं होती हैं। ठीक है, तो इन सेवाओं पर जब किसी भी व्यक्ति को पदस्थ किया जाता है, तो इसे कोई ना कोई एक कैडर दिया जाता है। कैडर मतलब कोई ना कोई राज्य में इसे पदस्थ किया जाता है। तो इनको जो केंद्रीय सेवा वाले होते हैं, केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को जब किसी भी राज्य में पदस्थ कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है कैडर। आ रहा समझ में? और जिन केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को इस कैडर में भेज दिया जाता है, तो उसको उसी कैडर में काम करना पड़ता है। लेकिन जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, इन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पूरे भारत के किसी भी राज्य में इनको कभी भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये कैडर सिस्टम उस समय इनके मुगल काल में नहीं था। मुगलों के शासन काल में यह कैडर व्यवस्था का गठन नहीं हुआ था। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर जो केंद्रीय प्रतिरक्षा व्यवस्था उस युग में थी, लेकिन उस समय भी हम देखते हैं कि मुगल काल में भी ये रक्षा व्यवस्था उस समय भी संचालित थी, प्रशासनिक व्यवस्था उस समय भी संचालित थी। जैसे आज अपन देखते हैं रक्षा विभाग का मंत्री रक्षा मंत्री होता है, इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकारी आज जैसे होता है, वैसे उस समय भी होता था, उस समय भी मंत्री हुआ करते थे। तो ऐसा हम देखते हैं कि जो आज प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था उस काल में भी पाई जाती थी, परंतु थोड़ा सा रूप उसका अलग था। फिर इसके बाद में उस समय में हम देखते हैं कि जैसा राजस्व के लिए और समाज कल्याण के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदि क्षेत्रों में कुछ न कुछ अधिकारी काम अवश्य करते थे। आ रहा समझ में? उस समय भी कुछ लोक सेवाओं का गठन किया जा चुका था, जो राजस्व वसूल करने का काम, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम, रक्षा व्यवस्था बनाए रखने का काम करते थे। ऐसे अधिकारी उस समय भी हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये मुगल काल में हमने थोड़ा सा ये प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जाना है। तो जिस हम प्रशासनिक सेवाओं की बात कर रहे हैं, ये प्रशासनिक सेवाएं कोई नई नहीं है, ये तो प्राचीन काल से चली आ रही है, मध्यकाल से चली आ रही है। फिर उसके बाद में हमारे भारत में जब ये अंग्रेज लोग आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, तो इनको थोड़ा व्यवस्थित किया गया था। आए समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल का मतलब क्या हो जाता है कि हमारे भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये हमारे भारत में 1600 ईस्वी में आ चुकी थी फ्रेंड। और सबसे पहली बार जो मुगल बादशाह था जहांगीर, उसके दरबार में अंग्रेज लोग पहुंचे थे। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज हुआ था। ठीक है फ्रेंड, अब इस समय हम देखते हैं कि जब आधुनिक काल की हम बात करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आती है। ठीक है, और ये लोग जब शुरू में आए थे हमारे भारत में, तो व्यापार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोग आते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक प्रकृति ने तत्कालीन सेवाओं का योग्यता की अपेक्षा लूट प्रथा पर आधारित कर दिया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आती है, तो यहाँ पर उनको लगा कि हमें टैक्स भी वसूल करना है, इसके बाद में शासन व्यवस्था को भी संचालित करना है,
तो इसके लिए उन्हें कुछ अधिकारियों की आवश्यकता होती थी। अब ये जो अधिकारी बनाते थे ये लोग, तो उस समय क्या होता था कि जिसको भी अधिकारी बनाना है तो ये लोग अपने पहचान वाले को, किसी को भी अधिकारी बना देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लूट पद्धति या लूट प्रथा शब्द आया है, ये लूट प्रथा का मतलब क्या हो जाता है? तो लूट प्रथा का मतलब होता है कि जिसकी जान पहचान होगी उसे ही अधिकारी बनाया जाता था। आ रहा समझ में? तो या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस समय बड़े बड़े अधिकारी थे, तो ये सिविल सेवा में या फिर अपने जो लोक सेवक किसे बनाते थे? तो जिनके पहचान वाला होता था कोई ना कोई, उसे ये लोग उस पद पर पदस्थ कर देते थे। इसको कहते हैं लूट प्रथा। आ रहा समझ में? जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका में, यूएसए में एक लूट पद्धति थी। तो लूट पद्धति का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें योग्यता को नहीं देखा जाता, इसमें यह देखा जाता है कि कौन किसकी पहचान वाला है, तो उस पहचान वाले को ये लोग अपॉइंट कर लेते थे, नियुक्त कर लेते थे। इसे कहा जाता है लूट पद्धति, स्पॉइल सिस्टम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इस समय हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय था, इस समय अधिकारियों को कैसे नियुक्त किया जाता था? तो लूट प्रथा पर आधारित थे, या लूट प्रथा के आधार पर इनको अपॉइंट कर लिया जाता था। इस समय योग्यता को ये लोग महत्व नहीं देते थे। फिर इसके बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यभार बढ़ता चला जाता है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यभार बढ़ता गया, तो इसके साथ में इन्होंने देखा कि हमें और भी अधिकारियों की आवश्यकता है। तो इनके राजनीतिक कार्य बढ़ते चले गए, आर्थिक कार्य बढ़ते चले गए, प्रशासनिक कार्य इनके बढ़ते चले गए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस समय जो लोक सेवाएं थी, इन लोक सेवाओं को दो भाग में बांट दिया था। दो भाग इसके कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक हो जाता है कवेनेंटेड और दूसरा हो जाता है अनकवेनेंटेड। मतलब सीधी सिंपल सी बात है कि एक उच्च पद होते थे और एक कुछ निम्न पद होते थे। आ रहा समझ में? सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो कवेनेंटेड और अनकवेनेंटेड शब्द आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा कवेनेंटेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उच्च पद। इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका मतलब हो जाएगा ऊंचे पद। और जो अनकवेनेंटेड होता है, तो ये अनकवेनेंटेड का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निम्न पद। इसका मतलब क्या हो जाएगा? निम्न पद। तो ऐसे दो वर्गों में इन सेवाओं को इन्होंने बांट दिया। आज भी अपन देखते हैं कि हमारे भारत में एक उच्च पद होता है, एक निम्न पद होता है। ऐसे ही इस काल में इन्होंने क्या किया? इन सेवाओं को दो वर्ग में बांट दिया। एक उच्च पद जिसको ये लोग कवेनेंटेड कहते थे, और जो निम्न पद होता था उसको अनकवेनेंटेड के नाम से जानते थे। ये दो भाग में इनको बांट दिया इन्होंने। और इसके बाद फिर आगे देखते हैं, तो ये जो काम किया था उस जमाने में, तो उस समय हमारे भारत में एक गवर्नर थे जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। तो ये लॉर्ड क्लाइव ने ये काम किया था हमारे भारत में। आ रहा समझ में? अब लॉर्ड क्लाइव कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव हमारे भारत में ये बंगाल का गवर्नर था फ्रेंड, याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर। और इसके बाद में इसने ही यहाँ पर ये दो प्रकार की सेवाओं को शुरू किया था। तो दो प्रकार की सेवाएं कौन कौन सी हो गई? एक कवेनेंटेड और अनकवेनेंटेड। ये समझ में आ गया सभी को? ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवेनेंटेड और अनकवेनेंटेड पदों की शुरुआत या सेवाओं की शुरुआत हमारे भारत में किसने की है, तो ये दो विभाग या दो भाग में लॉर्ड क्लाइव ने इसको बांटा था। और लॉर्ड क्लाइव हमारे भारत में बंगाल का गवर्नर था। तो दो बार रहा है, आपको याद रखना होगा। एक बार ये बंगाल का गवर्नर 1757 से 1760 तक रहा था, और दूसरी बार में यह 1765 से 1767 तक रहा था। आ गया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आए समझ में? अब इसके बाद में ये लॉर्ड क्लाइव जब गवर्नर बन जाता है और इसने ये यहाँ पर दो भागों में इनको बांट दिया है सेवाओं को। उसके बाद फिर 1772 में 1772 में हमारे भारत में कलेक्टर पद का सृजन किया गया था। तो इसमें आपको याद रखना होगा, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत में कलेक्टर पद का सृजन किसने किया था, तो कलेक्टर पद का सृजन वारेन हेस्टिंग ने किया था फ्रेंड। और ये कब की बात है? किस वर्ष कलेक्टर पद की स्थापना की जाती है? तो ये 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इस कलेक्टर पद का सृजन किया था। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और इस समय ऐसा पहला कलेक्टर किसे बनाया गया था? तो ऐसा पहला कलेक्टर हमारे भारत में राल्फ शेल्टन को बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा हमेशा। ये समझ में आ रहा फ्रेंड? तो ये आपको याद रखना होगा। अब ये जो कलेक्टर है, तो कलेक्टर उस समय काम करता क्या था? जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे जिले में एक कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर का मतलब क्या है? कलेक्टर का मतलब होता है संग्रहकर्ता। कलेक्ट का मतलब क्या है? इकट्ठा करना।
और कलेक्टर मतलब इकट्ठा करने वाला। तो क्या इकट्ठा करता था, क्या संग्रह करता था ये, तो ये कर को एकत्रित करता था, कर को इकट्ठा करता था, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करता था, इसलिए इसका नाम हुआ कलेक्टर। और कलेक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संग्रहकर्ता या समाहर्ता। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर कलेक्टर पद की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने कर दी और पहला कलेक्टर राल्फ शेल्टन बन जाता है। अब इसके बाद में सन 1781 में, तो 1781 की बात है, 1781 में केंद्रीकरण योजना के अनुसार एक राजस्व मंडल का गठन हमारे भारत में किया जाता है। आ रहा समझ में? तो 1781 की बात है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसकी स्थापना कर दी जाती है। अब इसके बाद में उसके ठीक 6 साल के बाद में, तो 6 साल के बाद में क्या हुआ कि 1787 में एक अन्य योजना के अंतर्गत जो कलेक्टर का पद होता था, तो कलेक्टर के पद में जिलाधीश, मजिस्ट्रेटी और इसके बाद में न्याय प्रशासन का कार्य भी एकीकृत किया जाता है। मतलब जो हमारे भारत में कलेक्टर होता था इसको और पावरफुल बना दिया। जबकि हमारे भारत में अपन देखते हैं कि 1773 का 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस एक्ट के माध्यम से हमारे भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा चुकी थी। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1774 में यहाँ पर कलेक्टर इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। ठीक है, तो अब यहाँ पर न्यायालय की स्थापना हुई। हमारे भारत में इससे पहले कोई न्यायालय नहीं थे। अब इस समय जब ये अंग्रेजों का शासन, यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब इसकी स्थापना हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की, तो इसी के बाद में हमारे भारत में 1787 में 1787 में, तो इसमें इस समय क्या हुआ कि जो कलेक्टर होता था, तो कलेक्टर पद की स्थापना कब हुई, 1772 में। और 1787 में इसको कलेक्टर को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया और उसको पावरफुल बनाया जाता है। तो कलेक्टर को पावरफुल बनाने के लिए कौन कौन से पावर दिए जाते हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ इसे प्रदान की गई, तो इसे जिला का अधिकार दे दिया गया पूरा, कि पूरा जिला का देखरेख करने का काम कौन करेगा, तो कलेक्टर करेगा। इसके बाद में कलेक्टर को ही यहाँ पर ये मजिस्ट्रेसी पावर दे दिया गया। मजिस्ट्रेसी पावर का मतलब क्या हो जाएगा, दंड देने का अधिकार। आज भी आपने देखा होगा कि जो कलेक्टर होता है हमारा, कलेक्टर को हम डीएम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, डीएम। तो डीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हिंदी में अर्थ क्या होगा, जिला दंडाधिकारी। तो हमारा कलेक्टर दंड भी दे सकता है, किस मामले में, जो तो दीवानी मामले होते हैं। अब दीवानी मामला क्या होता है, तो दीवानी मामला का मतलब होता है जमीन, दुकान और मकान की संपत्ति का कोई भी मामला होता है, जब उसकी सुनवाई हमारा कलेक्टर करेगा तो उसे कहा जाता है उस समय इसको मजिस्ट्रेट। ठीक है, आज भी आपने देखा होगा जैसे जो एसडीओ होता है तहसील लेवल पर, अनुभाग स्तर पर, तो जो एसडीओ होता है वही एसडीएम होता है। एसडीओ का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल ऑफिसर। तो जब वह ऑफिस में रहकर अपने पद पर कार्य करता है तो वह एसडीओ होता है, सब डिविजनल ऑफिसर। और वही व्यक्ति एसडीएम होता है, जो एसडीओ होता है वही एसडीएम भी होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेटी पावर भी किसके पास होता है, वही एसडीओ के पास होता है। तो मजिस्ट्रेटी पावर मतलब क्या, कि जमीन, दुकान, मकान का कोई मामला होता है, संपत्ति का कोई मामला होता है, तो उसे भी सुलझा देता है या उस समय वह दंड भी दे सकता है, इसलिए इसे हम दंडाधिकारी भी कहते हैं। तो एसडीओ को एसडीएम कहा जाता है। ऐसे हमारा जो कलेक्टर होता है इसको हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मतलब जिलाधिकारी कहते हैं, और इसे को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो ये मजिस्ट्रेसी पावर इस समय दिए जाते हैं इसको 1787 में, 1787 में इसको ये अधिकार दिए गए कलेक्टर को। ठीक है, तो जो भी जमीन, दुकान, मकान का मामला होता था, संपत्ति का मामला होता था, तो उन मामलों को सुनता था और अगर दंड देने की आवश्यकता दंड भी देता था, इसलिए इसको मजिस्ट्रेट कहा जाने लगा उस समय से। फिर इसके बाद में जो न्याय प्रशासन था, तो न्याय प्रशासन का कार्य भी इसे दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, कलेक्टर को न्यायिक क्षेत्र भी इसको सौंप दिया। अब इसका मतलब ये नहीं था कि 1774 में 1774 में यहाँ पर कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो वहाँ पर तो न्यायाधीश हमारे कार्य कर रहे थे, वहाँ पर न्यायालय काम कर रहे थे, लेकिन जिला के स्तर पर कहाँ काम कर रहे थे, जिले के स्तर पर तो ऐसा कोई कोर्ट नहीं था। आ रहा समझ में? तो ऐसा हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो न्यायिक मामले थे तो उस समय कलेक्टर या न्यायिक मामले भी देखता था। ठीक है, तो इतना अधिकार इसे दे दिया गया, इतना शक्तिशाली इस समय कलेक्टर को बना दिया गया था फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला समय शुरू होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये हमारे भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक यहाँ तक लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसके बाद 1833 ईस्वी तक
हमारे भारत में कोई भी भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, ये सब बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, तो एक हमेशा याद रखना, एक पॉइंट हम आपको हमेशा याद रखना होगा कि बंगाल का पहला गवर्नर 1757 में लॉर्ड क्लाइव को बनाया जाता है, गवर्नर सिर्फ, है ना। फिर इसके बाद में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके बाद फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया 1833 में। फिर इसके बाद में हमारे भारत के प्रथम वायसराय 1858 में बनाए जाते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा पहला वायसराय भारत का बनने वाला व्यक्ति कौन होगा, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है तो इसका कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और इसी कॉर्नवालिस ने हमारे भारत में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे जिसके कारण इसे आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 1793 से इसने कुछ कार्य किया था 1793 में। तो इसके 2 बार कार्यकाल रहे थे, एक तो 1786 1793 और एक दूसरा कार्यकाल इसका शुरू हुआ था 1805 में, लेकिन 1805 में कॉर्नवालिस की डेथ हो गई थी। अब 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कोड जारी किया था जिसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। अब ये जो इसने कॉर्नवालिस कोड दिया था, इस कॉर्नवालिस कोड में क्या कहा था कॉर्नवालिस ने, तो इसमें आपको याद रखना होगा, इस कॉर्नवालिस कोड में कॉर्नवालिस ने कहा था कि शक्तियों का पृथक्करण किया जाए। आ रहा समझ में, तो शक्ति का पृथक्करण, इसका मतलब क्या हो जाता है कि शक्तियों को अलग अलग किया जाए। शक्तियों को अलग अलग कैसे किया जाए कि जो भी कार्यपालिका है तो कार्यपालिका अपना काम करे और न्यायपालिका अपना काम करे। मतलब ये कि यहाँ पर जो न्यायिक व्यवस्था थी और प्रशासनिक व्यवस्था थी, इन न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों में सुधार किया गया। आ रहा समझ में। अब न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है कि न्यायपालिका अपना काम करे न्याय देने का, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन का कार्य अलग करे। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का काम हमारे प्रशासनिक अधिकारी करे काम, और इसके बाद जो न्यायिक व्यवस्था बनाए रखने का काम हमारा न्यायाधीश करे। ये दोनों काम सब दोनों अलग अलग काम में करें, इसको कहा जाता है शक्ति पृथक्करण। तो आज भी हम देखते हैं जैसे न्यायपालिका अपना काम करती, कार्यपालिका अपना काम करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कॉर्नवालिस ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इन दोनों में सुधार होना चाहिए, और इस कारण से ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहलाया था। इस तो कॉर्नवालिस ने जो सिद्धांत दिया है इसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस कारण से कहा जाता है, क्योंकि दोनों शक्तियों को इसने अलग अलग करने की बात की थी। तो दो शक्ति कौन सी, न्यायिक शक्ति मतलब न्यायाधीश उनका काम करें, और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये अपना काम अलग करें। दोनों अपना अपना काम अलग अलग करें। इसी व्यवस्था को, इसी सिद्धांत को, इसी पद्धति को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद फिर इसी ने जिले के सारे अधिकार अब किसको दे दिए थे, तो इसने जिले के सारे अधिकार अब कलेक्टर को दे दिए थे। आ रहा समझ में। और इसी समय से फिर अपन देखते हैं कि व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो हमारे भारत में सिविल सेवा के सुधार भी, सिविल सेवा में सुधार और सिविल सेवा की शुरुआत की बात भी इसने की थी। तो जो व्यवस्थित शुरुआत है, ठीक ढंग से शुरुआत है इस सिविल सेवा की, वो कॉर्नवालिस के समय से ही मानी जाती है। इस कारण से कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। और एग्जाम में एक बार नहीं कई बार इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसी समय फिर इसने ये कहा कि हमारे भारत में, इंडिया में जो कवेनेंटेड पद और अनकवेनेंटेड पद हैं, इनको अब अंग्रेजों को दिया जाए कौन सा, कवेनेंटेड पद, और इसके बाद जो अनकवेनेंटेड पद हैं ये भारतीयों को दिया जाए। अब यहाँ पर ऐसा भेदभाव शुरू हुआ इस समय से। ठीक है, अब जो कवेनेंटेड पद थे, तो कवेनेंटेड पद का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको याद रखना होगा प्रतिबद्ध या प्रतिज्ञाबद्ध सिविल सर्विस। अब ये प्रतिज्ञाबद्ध सिविल सर्विस इसको क्यों कहा जाता है कवेनेंटेड सिविल सर्विस को, इसका मतलब ये हुआ कि जो कवेनेंटेड अधिकारी होते थे, प्रतिज्ञाबद्ध अधिकारी होते थे, ये हायर लेवल के अधिकारी होते थे, उच्च स्तर के अधिकारी होते थे। ठीक है, और ये अधिकारी, इनको प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी कि आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे, आप रिश्वत नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी जो गलत कार्य है उसमें आप संलिप्त नहीं होंगे।
ये इनसे प्रतिज्ञा इनको दिलाई जाती थी, इस कारण से इसको कहा जाता है प्रतिज्ञाबद्ध सिविल सर्विसेज। और ये उच्च पद होते थे, और ये उच्च पद किसे दिए जाते थे? ये उच्च पद अंग्रेजों को दिया जाता था, ये भारतीयों को ये पद नहीं दिए जाते यहाँ पर। अभी ऐसा भेदभाव हमारे भारतीयों के साथ शुरू हुई है। अब भारतीयों को तो कौन से पद देते थे? अनकवेनेंटेड, मतलब जो निम्न पद होते थे, ये निम्न पद हमारे भारतीयों को दिए जाते थे, ठीक है। और इसके बाद में हमारे भारतीयों को सेना में सूबेदार, इससे ज़्यादा ऊंचा पद नहीं देते थे। इसके बाद जमादार और प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, और इसके बाद सदर, अमीन या जो डिप्टी कलेक्टर होता था, तो डिप्टी कलेक्टर से ऊंचे पद हमारे भारतीयों को नहीं देते थे। तो जो निम्न पद होते थे, अधीनस्थ सेवाएं होती थी, ये हमारे भारतीयों को देते थे। तो जो अधीनस्थ सेवाएं या निम्न पद होते थे, उनको हम अनकवेनेंटेड के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना होगा। आया समझ में फ्रेंड? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अनकवेनेंटेड सरल भाषा में निम्न पद, और कवेनेंटेड उच्च पद सरल भाषा में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उच्च पद किसको दिए जाते थे? अंग्रेजों को, और भारतीयों को निम्न पद दिए जाते थे। मतलब डिप्टी कलेक्टर से नीचे के पद जितने भी हैं, ये हमारे भारतीयों को देते थे, इससे ऊंचे पद भारतीयों को नहीं देते थे। ऐसा क्यों करते थे अंग्रेज लोग? तो ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इनको पता था अंग्रेजों को कि अगर उच्च पद पर भारतीयों को पदस्थ किया गया तो भारत के लोग भारतीयों के बारे में सोचेंगे, और अगर उच्च पद पर भारतीयों को बैठा दिया गया तो ये कभी ना कभी हमारे खिलाफ में बगावत कर सकते हैं। इसलिए भारतीयों को ये उच्च पद पर पदस्थ नहीं करते थे, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें। अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला जाता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब यहाँ पर सिविल सेवा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, तो उसी कारण से उसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, कॉर्नवालिस को। और कॉर्नवालिस के बारे में सेटन कार एक विद्वान है, ये क्या कहते हैं? तो सेटन कार के शब्दों में देखो इसने क्या कहा सेटन कार ने। तो सेटन कार ने कहा है कि कॉर्नवालिस कोड ने सत्ता की सीमाओं को परिभाषित किया है और न्याय की भ्रूण हत्या के विरुद्ध नियमित अपीली व्यवस्था की पद्धतियां निर्मित की, और राजस्व, इसके बाद पुलिस तथा दीवानी और फौजदारी न्याय के क्षेत्रों में भारतीय लोक सेवाओं की इसने स्थापना की थी। ये इसने कहा सेटन कार ने। किसके लिए? कॉर्नवालिस के लिए कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो कॉर्नवालिस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत में सिविल सेवाओं की स्थापना करने में, इसलिए भारत में सिविल सेवा का जनक इस कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में कॉर्नवालिस के बाद में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। जो लॉर्ड वेलेजली थे, इसका कार्यकाल 1798 से शुरू हुआ, जो 1805 तक रहा था, ठीक है। और इसी वेलेजली के बाद में 1805 में एक बार फिर से कॉर्नवालिस बनेगा गवर्नर जनरल, किसका? बंगाल का। लेकिन 1805 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो 1800 ईस्वी की बात है 1800 की बात है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा कि जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, इन सिविल सेवा के अधिकारियों को भारत में शासन करने में परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें हिंदी नहीं आती, भारतीयों को इंग्लिश नहीं आती थी, और अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी नहीं आती थी भारत में। अब एक बड़ी समस्या थी, तो शासन कैसे करें? अब शासन ठीक ढंग से तभी कर सकते हैं जब संचार ठीक से हो, मतलब कम्युनिकेशन ठीक से हो। अब कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ढंग से, बातचीत नहीं हो पाएगी, तो फिर शासन ढंग से कैसे करेंगे? अब अंग्रेज अधिकारियों ने कुछ कहा, भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा है, भारतीयों ने कुछ कहा, अंग्रेज अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में शासन कैसे होगा? तो इस कारण से लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि कलकत्ता में एक हम प्रशिक्षण के लिए इन सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर एक कॉलेज की स्थापना कर देते हैं, और उस कॉलेज का नाम होगा फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसने करवाई, किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। कहाँ पर करवाई थी? कलकत्ता में। क्यों करवाई थी? तो जो सिविल सेवक होते थे, जो सिविल सेवा के अधिकारी होते थे, इन सिविल सेवा के अधिकारियों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। लेकिन ज़्यादा समय तक यह कॉलेज नहीं रहा, कुछ समय के बाद ये कॉलेज बंद हो जाता है, मतलब 1802 में, ठीक 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद ही, मतलब 1802 ईस्वी में ये कॉलेज बंद कर दिया गया था, और इसके बाद फिर प्रशिक्षण संस्था के रूप में, एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में यह कार्य करता रहा था, ठीक है। अब इसके बाद में लॉर्ड वेलेजली ने ही भारत में सिविल सेवकों के चयन और उनके ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया था, उनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया था। इसका कहना था वेलेजली का कि अगर हम ठीक ढंग से
या फिर योग्यता के आधार पर इन्हें हम चयन नहीं करेंगे और इन अधिकारियों को हम अगर ट्रेन नहीं करेंगे, इनको प्रशिक्षण नहीं देंगे तो ठीक ढंग से शासन नहीं कर पाएंगे। ये वेलेज़ली ने उस समय कहा था। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा कि हमारे भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी, तो लॉर्ड वेलेज़ली का नाम आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, और क्यों करवाई थी, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लॉर्ड वेलेज़ली ने इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में क्यों की थी। तो आपको याद रखना होगा कि जो सिविल सर्वेंट होते थे, सिविल सेवक होते थे, मतलब जो अधिकारी होते थे, कलेक्टर होता था, इनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी। लेकिन 2 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया था, परंतु ट्रेनिंग यहाँ पर फिर भी देते रहे थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगला जाता है कि 1806 ईस्वी की बात है। तो 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हार्टफोल्ड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। आ रहा समझ में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो 1806 की बात है, तो 1806 ईस्वी में इंग्लैंड का एक हार्टफोल्ड था। हार्टफोल्ड नाम का एक शहर है और हार्टफोल्ड नामक शहर में ये ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की जाती है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर 1809 ईस्वी में, ठीक है, तो 1809 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कॉलेज को हैलीबरी में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जो ईस्ट इंडिया कॉलेज पहले स्थापित हुआ था, तो एग्जाम में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए या सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए या इसके बाद में इनको यहाँ पर पढ़ाने के लिए पहली बार कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना होगा हार्टफोल्ड में, ईस्ट इंडिया कॉलेज। फिर इसके बाद में ये हार्टफोल्ड से इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसे हैलीबरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यह कब की बात है, 1809 की। आए समझ में सबको। फिर इसके बाद में कलकत्ता में, तो कलकत्ता में जो यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी इनको ट्रेनिंग देने के लिए, तो फिर इसके स्थान पर इंग्लैंड में जो हैलीबरी नामक एक जगह होती है, तो 1813 ईस्वी में इंग्लैंड में हैलीबरी नामक स्थान पर एक कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है। तो ईस्ट इंडिया कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था, पहले हैलीबरी में, और इसके बाद में हमारे भारत में जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज था वो वहाँ पर 1802 में बंद कर दिया था और उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, फिर हैलीबरी में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब जो यहाँ पर जो हैलीबरी में ये कॉलेज स्थापित किया गया है, ठीक है, तो हैलीबरी में जो कॉलेज स्थापित किया गया था इन सिविल सेवा के अधिकारियों को पढ़ाने के लिए, इनको ट्रेनिंग देने के लिए, तो यहाँ पर जो कंपनी की सेवा करने के लिए जो भी अधिकारी होते थे, तो इसके लिए कॉलेज की यहाँ पर स्थापना हुई थी। और यहाँ पर कॉलेज में 4 सत्र में अध्ययन करना पड़ता था, 4 सत्र में पढ़ाई करना पड़ता था। ये बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में इस हैलीबरी कॉलेज में जो सिविल सेवा के अधिकारी थे, जो सिविल सेवा का अधिकारी बनना चाहता था, तो यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ता था, उनको 4 सत्र में पढ़ाई करनी पड़ती थी। और यहाँ पर पढ़ाई का लेवल इन्होंने इतना ऊंचा कर दिया था कि जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इनसे भी इनका लेवल और ऊंचा कर दिया। इतना पढ़ाई का लेवल यहाँ पर ऊंचा कर देते हैं लोग। आ रहा समझ में। अब इसके बाद में यह कॉलेज 1858 तक फिर कार्य करता रहा। कौन सा कॉलेज, हैलीबरी। हैलीबरी एक स्थान है, वहाँ पर कॉलेज की स्थापना की जाती है, इसलिए इसको हैलीबरी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या होता था यहाँ पर, तो इनको पढ़ाया जाता था जो सिविल सेवा के अधिकारी बनना चाहते थे, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में तो यह 1858 तक कार्य करता रहा फ्रेंड। इसके बाद में अब जो भी अधिकारी बनना चाहता है वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करे और वहाँ पर परीक्षा दे, उसके बाद फिर सिविल सेवक या सिविल अधिकारी या सिविल सेवा का अधिकारी बनता था। आया समझ में यहाँ तक। अब इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, तो 1833 की बात है। तो 1833 में ब्रिटेन की संसद के द्वारा कंपनी को यह स्वीकृति दी गई थी कि सभी कर्मचारियों की भर्ती एवं व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। ये इस समय ऐसा प्रावधान कर दिया गया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान किया जाता है कि जितने भी सिविल सेवा के अधिकारी हैं, अब इनके लिए ओपन कंपटीशन एग्जाम होगी, इनके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगी। इस प्रतियोगी परीक्षा को जो भी पास करेगा वह अधिकारी बनेगा। आ रहा समझ में। अब खुली प्रतियोगिता परीक्षा या खुली प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पर शुरू हुई और शुरू होने के बाद भी यहाँ पर हमारे भारत के लोग इसमें भाग ज़्यादा नहीं ले सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड में परीक्षा होती थी। भारत में तो ऐसे कोई कंपटीशन एग्जाम होती नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि आज हम लोग अगर कलेक्टर बनना चाहते हैं तो यूपीएससी की परीक्षा पास करें, और अगर हम इधर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो इधर एमपी पीएससी या उत्तर प्रदेश पीएससी या बिहार पीएससी या राजस्थान पीएससी की परीक्षा पास करें। हरा समझ में। तो ऐसे ही उस समय
जो भी कलेक्टर बनना चाहता था या जो भी सिविल सेवा का अधिकारी बनना चाहता था तो इनको परीक्षा देने कहाँ जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था। अब ऐसे कंडीशन में हमारे भारत के सभी लोग ये परीक्षा नहीं दे सकते थे। आ रहा समझ में? अब जो इंग्लैंड जा सके वो इंग्लैंड जाकर एग्जाम दे और पास होए, तब सिविल सेवा का अधिकारी मतलब कलेक्टर बने। अब इसके बाद में इस समय एज भी इन्होंने बहुत कम रखी थी। तो इस समय एज कितनी रखी थी? तो इस समय जो अधिकतम आयु थी वह 23 वर्ष थी। आ रहा समझ में? तो जो भी 23 वर्ष से कम का है युवा वहां जाकर ये परीक्षा दे सकता है। अब इसके बाद फिर अगला जब एक्ट आता है, सॉरी, जो 1833 का चार्टर एक्ट था, तो 1833 के चार्टर एक्ट में ही ब्रिटिश सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि अगर कोई भी भारत का व्यक्ति इस एग्जाम में अपीयर होना चाहता है, इस परीक्षा को देना चाहता है तो दे सकता है। और भारतीयों के साथ इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब न तो धर्म के आधार पर, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न ही वर्ग के आधार पर और न ही रंग के आधार पर, इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी 1833 के चार्टर एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया था। जो भी सिविल सेवा में भर्ती होना चाहता है, इस सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहता है, इस परीक्षा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न तो धर्म को लेकर, न जाति को लेकर, न जन्म स्थान को लेकर, न वर्ग को लेकर और न ही रंग को लेकर, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। यह भी 1833 के चार्टर एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया था। अब इसके बाद में अगला देखिए इसमें, तो अगला जाता है 1853 की बात है। 1853 में इंडियन सिविल सर्विस के लिए हमारे भारत में भारतीयों को भी यह अनुमति प्रदान की जाती है कि भारत के लोग भी इस खुली प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आ रहा समझ में? जो खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की जाती है तो इस प्रतियोगी परीक्षा में हमारे भारतीयों के लिए भी इसको शुरू कर दिया गया कि भारत के भारतीय भी, भारत के लोग भी, भारत का युवा भी इस परीक्षा में शामिल हो। और इसके बाद में भारत का युवा भी, भारत का व्यक्ति भी अब सिविल सेवक अधिकारी या जो सिविल सेवक बन सकता है। आ रहा समझ में? मतलब भारत के लोग भी अब कलेक्टर बन सकते हैं। ये अधिकार हमारे भारतीयों को दिया जाता है। 1853 की बात है ये। फिर इसके बाद में 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 1854 में हमारे भारत में एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति की सिफारिश पर एक समिति गठन हुआ था जिसका नाम था मैकाले समिति। तो 1853 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान हुआ था कि भारत में जो खुली प्रतियोगी परीक्षा होगी इसमें भारत के लोग भी भाग लेंगे। और अब भारत के लोग इसमें भाग लेंगे तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था मैकाले समिति। अब मैकाले समिति 1854 में गठित हुई और इसके बाद में इस समिति ने हमारे भारत में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आ रहा समझ में? और लॉर्ड मैकाले इस समिति के अध्यक्ष थे। ये लॉर्ड वही मैकाले हैं जिन्होंने हमारे भारत में 1813 के चार्टर एक्ट से पहले इन्होंने कहा था कि अगर भारत में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ पर हम ज़्यादा समय तक शासन कर सकते हैं। तो लॉर्ड मैकाले ने इस कहा और इसी की सिफारिश पर 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और ये वही लॉर्ड मैकाले जिसने कहा था कि अगर हम लोग हमारी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में सफल हुए तो भारत का व्यक्ति शरीर से तो भारतीय होगा लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज होगा। ये वही लॉर्ड मैकाले है और उसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इस मैकाले समिति का गठन किया गया था। आ रहा समझ में? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत में जो सिविल सेवा की अपन बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई थी और प्रतियोगी परीक्षा में नियुक्ति किस प्रकार से हो तो इसकी सिफारिश किस समिति ने की थी, तो ये मैकाले समिति ने की थी फ्रेंड। इसके बाद में अगला आ जाता है कि 1854 में 1854 में ही भारतीय सिविल सर्विस से संबंधित एक प्रतिवेदन इस समिति ने प्रस्तुत किया था। और इसके बाद 1855 में 1855 में लंदन में प्रथम प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। और इस समय हम देखते हैं कि जो इस समय एज रखी गई थी तो वह एज इस समय 18 वर्ष थे न्यूनतम और अधिकतम थे इसमें 23 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मिनिमम एज इसमें कितनी थी? 18 वर्ष थी और अधिकतम इसमें कितनी थी? 23 वर्ष इसमें रखी गई थी, जो आपको याद रखना होगा। और ये परीक्षाएं कहाँ पर होगी? लंदन में। तो लंदन में से पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। अब जिस भारत के युवा को भी अगर कलेक्टर बनना है तो वह लंदन जाए परीक्षा देने। आ रहा समझ में? और ये इतनी कम एज इसलिए रखी थी ताकि भारत के लोग ज़्यादा सिविल अधिकारी या ज़्यादा कलेक्टर न बन पाए, इस कारण से इन्होंने इतनी कम एज रखी थी 23 साल। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में 1858 की बात है तो 1858 में
हेलीबरी कॉलेज को बंद कर दिया गया और जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी होती थी या जो ब्रिटिश विश्वविद्यालय होते थे उसमें इन लोक सेवाओं के अधिकारियों को या जो हमारे कलेक्टर्स होते थे इनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आगे समझ में। अब इसके बाद में 1861 में 1861 में एक इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ये बनाया जाता है। तो सिविल सर्विस के लिए अलग से हमारे भारत में सिविल सर्विसेज के लिए अलग से एक एक्ट बनाया गया और इसका नाम दिया गया इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। और ये कब बनाया जाता है तो 1861 में। इसमें सिविल सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए थे। अब इसके बाद में हमारे भारत में 1864 की बात है, 1864 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर ये सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। इससे पहले कोई भी भारतीय सिविल सेवा में सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो ये हमारे पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जो सिविल सेवा पास करने वाले प्रथम भारतीय बने। ठीक है। इसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की जो एज थी तो सिविल सर्विसेज की एज 23 वर्ष थी, जिसे 1866 में घटाकर इसे 21 वर्ष कर दिया जाता है और इसके बाद में 1878 में इसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। तो ये 19 वर्ष एज कब की गई थी तो ये 1878 में जब हमारे भारत में लॉर्ड लीटन आया था। तो लॉर्ड लीटन ने ये 1878 में इसकी एज 21 वर्ष से घटाकर उसने 19 वर्ष कर दी थी। ये लॉर्ड लीटन के समय पर हुआ था, इसलिए लॉर्ड लीटन की हमारे भारत में उस समय बहुत बुराई की गई थी। और जब लॉर्ड लीटन के बाद में लॉर्ड रिपन आता है गवर्नर जनरल बनकर, ठीक है, मतलब वाइसराय बनकर, तो लॉर्ड रिपन ने फिर ये 19 वर्ष से सिविल सर्विस की एज बढ़ाकर फिर से 21 वर्ष उसने कर दी थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर इस समय हम देखते हैं कि अब हमारे भारत में जो कवेनेंटेड सिविल सर्विसेज होती है तो इसमें अब जो उच्च पद होते थे तो उच्च पद पर अंग्रेज होते थे और इसके बाद में जो निम्न पद होते थे उसमें भारतीय होते थे। आ रहा समझ में। तो जो कवेनेंटेड पद होते हैं इसमें अंग्रेज होते थे जिसको हम उच्च पद कहते हैं, और अनकवेनेंटेड इसमें हमारे भारतीयों को पदस्थ किया जाता था और ये निम्न पद होते थे। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो कवेनेंटेड और अनकवेनेंटेड पद हैं अब इस पर विवाद शुरू होगा। आ रहा समझ में। इस पर विवाद कैसे शुरू होगा तो जब हमारे भारत के लोग इस प्रतियोगी परीक्षा को पास करने लगे, अंग्रेजों को थोड़ी पता था कि भारत के लोग भी ICS बन जाएंगे, इंडियन सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, आ रहा समझो, कलेक्टर बन जाएंगे, ये उनको नहीं पता था। लेकिन जब हमारे भारत में ऐसे पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर ये कलेक्टर बने, ये सिविल सेवक बने, तो उनको लगा कि अरे यार भारत के लोग भी अब तो बन सकते हैं। तो अब फिर वो क्या करेंगे इसमें, तो अब फिर कुछ ना कुछ भेदभाव हमारे साथ शुरू करेंगे। तो ये भेदभाव कैसे शुरू किया उन्होंने, तो ये एज घटा बढ़ाकर, आ रहा समझ में, पहले 23 साल थी, 23 साल से फिर 21 साल कर दी, 21 साल से फिर 19 साल कर दी, ताकि भारत के लोग सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट ना हो पाए। इसके कारण फिर क्या हुआ, तो जब हमारे भारत में सत्येंद्र नाथ टैगोर ये पदस्थ हुए, इस पर अधिकारी बनते हैं, तो इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, एज क्यों घटाई जा रही है। और जब एज घटाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मुद्दा उठाया सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को 1874 में 1874 में इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। अब बर्खास्त कर दिया गया तो इन्होंने फिर क्या किया, आंदोलन किया, ढेर सारे लोगों को इकट्ठा किया, आ रहा समझ में। तो सिविल सेवा से संबंधित इन्होंने सत्येंद्र नाथ टैगोर ने आंदोलन भी हमारे भारत में किया था, लोगों को जागरूक करने का कार्य किया था। अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें हमारे भारत में ही सिविल सर्विसेज से संबंधित कुछ आयोग गठित हुए हैं जिनके बारे में आपको याद रखना होगा। तो हमारे भारत में ये जो विवाद हो रहा था सिविल सेवा को लेकर, तो इसके चलते हमारे भारत में कुछ आयोगों का गठन किया गया है। ऐसे आयोगों में पहले आयोग का नाम आ जाता है एचेसन आयोग, और ये जो एचेसन आयोग था इसका गठन 1886 में किया गया था, जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था जब ये एचेसन आयोग का गठन किया गया था, तो लॉर्ड डफरिन इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। अब इसके बाद में अब इस समय हम देखते हैं कि इसने वैधानिक सिविल सेवाओं को समाप्त कर प्रांतीय सेवाओं की स्थापना की सिफारिश की थी इस एचेसन आयोग ने। तो इस आयोग में यह प्रावधान किया जाता है कि यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज होती है, जो वैधानिक सेवाएं होती हैं, तो इनको समाप्त करके प्रांतीय लोक सेवाओं का गठन किया जाए।
और इसके बाद में सरकार ने जो कन्वेनेंटेड और अनकन्वेनेंटेड सर्विसेज थी इसको समाप्त किया और इसमें कहा गया कि इसमें 3 प्रकार की सेवाओं की शुरुआत की जाए। अब ये 3 प्रकार की सेवाएं कौन कौन सी होती थी, तो इसमें अपन देखते हैं पहला हो जाता है इंपीरियल सिविल सर्विसेज। तो जो पहले कन्वेनेंटेड और अनकन्वेनेंटेड मतलब जो उच्च पद और निम्न पद की व्यवस्था थी, इस समय इस आयोग ने कहा कि ये सब समाप्त कर दिया जाए और 3 प्रकार की सेवाएं शुरू की जाए। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी, एक हो जाती है इंपीरियल सिविल सर्विसेज और इसकी भर्ती कहाँ से होगी, लंदन से होगी। और दूसरा होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, मतलब राज्यों में। जैसे आज हम देखते हैं कि जैसे कलेक्टर, तो कलेक्टर इंडिया लेवल का पद होता है, केंद्र सरकार का पद होता है, मतलब केंद्रीय अधिकारी होता है। तो ऐसी सेवा को क्या कहा जाएगा, आईएएस को। उस समय इंपीरियल सिविल सर्विसेज, याद रखना कि अभी इसका नाम इंपीरियल है, इसके बाद में आगे चलकर इसका नाम इंडियन सिविल सर्विसेज हो जाएगा और आज़ादी के बाद में इसे का नाम बदलकर आईएएस कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी, मतलब जो आईसीएस थी, इसके एग्जाम कहाँ से होगी, तो इसकी भर्ती लंदन में होगी। और बाकी जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होगी तो इसकी भर्ती कहाँ पर होगी, भारत में होगी। तो जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज इसका मतलब होता है राज्य सिविल सेवा। और राज्य सिविल सेवा मतलब जो आज हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, राजस्थान पीएससी की तैयारी करते हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करते हैं, बिहार पीएससी की तैयारी करते हैं, तो इनको कहा जाता है राज्य सिविल सेवा। तो राज्य सिविल सेवा की भर्ती कहाँ से होगी, तो ये भारत में होगी। फिर इसके बाद में जो सब ऑर्डिनेट है, तो सब ऑर्डिनेट सिविल सेवा, तो सब ऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज, इसकी भर्ती भी कहाँ होगी, भारत में होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये 3 प्रकार की सर्विसेज को शुरू करने की बात की थी एचएसएन आयोग ने, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आयोग आ जाता है इस्लिंगटन आयोग। और जो इस्लिंगटन आयोग था, तो इस्लिंगटन आयोग की शुरुआत कब होती है, तो ये 1912 में होती है। सॉरी, इस्लिंगटन आयोग का गठन कब किया गया था, तो इस्लिंगटन आयोग का गठन 1912 में किया गया था और इस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे। अब इसके बाद में सेवाओं को कार्यों के आधार पर 3 वर्ग में इस समय बांटा गया था। तो 3 वर्ग में कौन कौन से बांटने की सिफारिश इस आयोग ने की थी, तो जो सेवाएं थी इनको इनके कार्यों के आधार पर 3 वर्ग में, मतलब प्रथम वर्ग में, दूसरे वर्ग में और तृतीय वर्ग में, 3 कैटेगरी में, 3 वर्ग में, 3 क्लास में बांटने की बात इसने की थी इस्लिंगटन आयोग ने। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इस्लिंगटन आयोग का गठन कब हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन, तो 1912 में। फिर इस समय हमारे भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना होगा ये लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। फिर इसके बाद में इसकी सिफारिशें क्या थी, तो इसकी सिफारिश आपको याद रखना होगा कि ये जो सर्विसेज हुआ करती थी, इन सर्विसेज को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया जाए, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। ठीक है, तो इसी आधार पर आज हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में ये 3 क्लासेस की पोस्ट होती है, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 के ऑफिसर और क्लास 3 के ऑफिसर। ये 3 क्लासेस के ऑफिसर आज भी होते हैं। फिर इसके बाद में इसने ये कहा कि भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की जाए। मतलब कि पहले क्या होता था कि हमारे भारत में अगर कोई भी कलेक्टर बनना चाहता है, सिविल सेवक बनना चाहता है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा। आ रहा समझ में। अब लंदन उसको जाना पड़ेगा तो फिर क्या होगा, सारे हमारे भारत के लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे, मतलब बहुत सारे तो जा ही नहीं पाएंगे लंदन। तो इन्होंने कहा, इस आयोग ने कहा कि एक काम करते हैं, हम इस सिविल सेवा की परीक्षा अब यहीं पर आयोजित करें ताकि भारत के युवा यहीं पर एग्जाम आसानी से दे सके। तो ये इसने सिफारिश की थी कि भारत में ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाए और इसके बाद फिर भारतीयों के लिए 25% पद सुरक्षित रखे जाएं, ये इसने कहा। ऐसा आ रहा समझ में। तो ये इसने सिफारिश से की है इस आयोग ने, इस्लिंगटन आयोग ने, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अगला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1919। अब भारत शासन अधिनियम 1919 जब भारत में आया था तो इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो अधिनियम था इसमें लोक सेवा से संबंधित और लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, ये आपको याद रखना होगा। तो इसमें जो पहला प्रावधान आपको याद रखना होगा वह ये था कि हमारे भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी और जो इंपीरियल सेवाएं होती है, इन इंपीरियल सेवाओं को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाएगा। ये इस अधिनियम में प्रावधान किया जाता है। और इसने जब ये कहा, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जो इंपीरियल सेवाएं होती है इसको व्यवस्थित बनाया जाएगा। तो इसके संबंध में 3 प्रकार की सेवाएं शुरू की जाती है।
तो इसी कारण अपन देखते हैं कि हमारे भारत में 3 प्रकार की सेवाओं की शुरुआत हुई और ये 3 सेवाएं कौन कौन से हो जाती हैं। पहली सेवा होती है केंद्रीय सेवा, दूसरी होती है इंपीरियल सेवा और इसके बाद तीसरी सेवा होती है प्रांतीय सेवाएं। ये 3 प्रकार की सेवाओं की शुरुआत इसी समय से होती है। अब जो पहली सेवाएं थी, तो पहली सेवा केंद्रीय सेवा, यह किसके अधीन होती थी, तो आपको याद रखना होगा कि यह सर्वोच्च सेवा थी हमारे भारत में और सरकार के यह प्रत्यक्ष और स्थायी रूप से नियंत्रण में होती थी। और जो इंपीरियल सेवाएं होती थी, तो ये इंपीरियल सेवाएं हमारे भारत का जो राज्य सचिव होता था उसके नियंत्रण में होती थी। फिर इसके बाद जो प्रांतीय सेवाएं होती थी, मतलब राज्यों में जो सेवाएं होती थी, यह सेवाएं जो हमारे गवर्नर थे, इन गवर्नर के अधीन हुआ करती थी। तो ये 3 प्रकार की सेवाओं की शुरुआत होती है जो इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था। फिर इसके बाद में अगला आयोग आता है ली आयोग। अब जो ली आयोग था, इसका गठन कब किया जाता है, तो आपको याद रखना होगा इसका गठन 1923 में किया गया था। 1923 में इस आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष उस समय कौन बनाए गए थे, तो इस आयोग के अध्यक्ष उस समय लॉर्ड विस्काउंट ली को बनाया गया था और इसी ली आयोग को शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब इस आयोग ने लोक सेवाओं से संबंधित कौन कौन सी सिफारिशें की थी जो आपको याद रखना होगा। तो देखिए इसमें इसकी कुछ सिफारिशें हैं। तो पहली सिफारिश ये थी कि भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण किया जाए। जितनी भी पब्लिक सर्विसेज होती है, इन लोक सेवाओं का क्लासिफिकेशन किया जाए, इनका वर्गीकरण किया जाए कि वर्ग 1 में किसको रखे, वर्ग 2 में किसको रखे, वर्ग 3 में किसको रखे। इस प्रकार से इन लोक सेवाओं का वर्गीकरण अवश्य किया जाए। इसके बाद फिर भारत में भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना अवश्य की जाए, यह भी इस आयोग ने सिफारिश की थी। फिर इसके बाद में इस आयोग की अगली सिफारिश ये थी कि कैडर के अनुसार भारतीयों को आगे बढ़ने, उन्हें अच्छा वेतन प्राप्त करने जैसे सुविधाएं इन्हें प्रदान की जाए। इसके अलावा और लोक सेवाओं में जो भी अन्य सुविधाएं हैं, ऐसे सुविधाएं भारतीयों को अवश्य दी जाए। इसके बाद में ये कैडर का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे भारत में जैसे जब भी यूपीएससी के द्वारा किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन के बाद उनको अलग अलग राज्यों में पदस्थ किया जाता है। तो जो अलग अलग राज्यों में पदस्थ किया जाता है उसी को कहा जाता है कैडर। कैडर को हिंदी में कहते हैं संवर्ग, ठीक है। और इसके बाद में तो ये व्यवस्था की सिफारिश भी इस आयोग ने की थी। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी 1923 से सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाने लगी। आ रहा समझ में। अब इसी आयोग की सिफारिश पर हमारे भारत में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो जो आपको याद रखना होगा वो ये पॉइंट ये है कि हमारे भारत में इंग्लैंड के साथ साथ, अब इंग्लैंड में तो पहले से ही सिविल सेवाओं की शुरुआत की वहाँ पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही है इंग्लैंड में तो, लेकिन भारत में ऐसी सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन सबसे पहली बार कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में किया गया था। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज है, जो आपको याद रखना होगा। और इलाहाबाद में ऐसी पहली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 1923 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आया समझ में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लोक सेवा आयोग। तो जो ली कमीशन था, तो ली कमीशन ने कहा था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। तो उसी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में इस लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो कब की गई थी स्थापना, तो अक्टूबर 1926 में, अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। और इस समय इसकी संरचना में कौन कौन थे, तो एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। और इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था सर रोज बार्कर। इनका नाम आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और इसकी स्थापना, इस लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ पर की जाती है, तो आपको याद रखना होगा नई दिल्ली में इस लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी फ्रेंड। और एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये बताया मैंने आपको थोड़ा सा लोक सेवा आयोग के बारे में। अब इसके बाद में अगला देखिए, अगला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1935। अब जो भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, तो इस अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। और इस अधिनियम में जितने भी प्रावधान हुए थे, हमने एज इट इज हमारे भारतीय संविधान में इनको शामिल कर लिया गया था। आ रहा समझ में। अब इसके बाद में तो जो भारत शासन अधिनियम था, इसी में हमारे भारत में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान हुआ था। और एक राज्यों में लोक सेवा आयोग की स्थापना करने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें कहा गया था कि भारत में एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए
और इस संघीय लोक सेवा आयोग को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको क्या कहा जाएगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये इसको कहा जाता है, किसको, संघीय लोक सेवा आयोग को। तो इस संघीय लोक सेवा आयोग को उस समय कब स्थापित कर दिया जाता है, तो 1 अप्रैल 1937 को। मतलब स्थापित तो पहले हो चुका था 1926 में, लेकिन इसका नाम कब बदला गया, तो इसका नाम बदला गया था 1937 में, और 1 अप्रैल 1937 की बात है ये, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1937 से इसका नाम अब लोक सेवा आयोग से संघीय लोक सेवा आयोग हो गया, मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। और इसी के तर्ज पर हमारे भारत में जितने भी राज्य थे उन राज्यों में एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाती है। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में प्रत्येक राज्य में जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं, जैसे राज्यों के नाम पर इन लोक सेवा आयोगों के नाम रखे जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में MPPSC, और इसके बाद छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो CGPSC, राजस्थान में जाएंगे तो RPSC, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो UPPCS। ऐसे अलग अलग राज्यों के लोक सेवा आयोग को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जो राज्य का नाम होता है उसी राज्य के नाम पर इस आयोगों के नाम रखे जाते हैं। तो ऐसे उस समय अलग अलग राज्यों में ये प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में भी इसने सिफारिशें की थी या प्रावधान किया गया था इस अधिनियम में। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इस अधिनियम के बाद में हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त 15 अगस्त 1947 को हुई थी। और 15 अगस्त 1947 से हमारे भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 से पहले ही हमारे भारत का संविधान बनना शुरू हो गया था। आ रहा समझ में? तो आपको याद होगा कि हमारे भारत में 1946 में, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और 1946 से भारत का संविधान बनना शुरू हुआ, जो कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसी समय फिर हमारे भारत के संविधान में भी इस संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाता है। तो इसके प्रावधान के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब भारत का संविधान लागू हो जाता है, तो भारत का संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। और उसी के बाद फिर हमारे भारत में जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, तो ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका नाम बदलकर UPSC कर दिया जाता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम कर दिया गया। फिर इसके बाद में आज़ादी के बाद हमारे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाया था और इनका सशक्तिकरण का कार्य किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हमारे भारत में जो सिविल सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इन्होंने हमारे भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इनको हमेशा बनाए रखे जाना चाहिए। ये इन्होंने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इन सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम कहा था। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम किसने कहा था, तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है यह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।